हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बेटा वर्कशीट नंबर 49 क्लास 10th विषय विज्ञान के लिए। आज का कार्यपत्रक बेटा, आज की वर्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एक नए चैप्टर से ली गई है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। बेटा ये चैप्टर जो है आनुवांशिकता और जैव विकास, इसमें आपको कई सारी नई टर्म्स पढ़ने को मिलेंगी। आपने इस चैप्टर को बेटा अच्छे से कंसंट्रेट करके ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर की जो टर्मिनोलॉजी है, जो जो इसमें परिभाषाएं आएंगी बेटा, वो थोड़ी सी टिपिकल है। उसका जो वर्ड लेवल है बेटा, वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो हर टर्म आपके लिए काफ़ी ईजी होगी बेटा। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। पहली ही लाइन है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे। आनुवांशिकता क्या होती है? आनुवांशिकता, तो बेटा आनुवांशिकता क्या है यहाँ पर? चलिए सबसे पहले हम आनुवांशिकता के बारे में ही जान लेते हैं। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति में वंशागत होना। तो बेटा जनक मतलब माता पिता, संतति मतलब संतान। माता पिता से जो भी लक्षण, जो भी गुण बेटा संतान के अंदर आते हैं, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाले लक्षण, उन्हें क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता। ठीक है बेटा, आनुवांशिकता आप देख सकते हैं। आपसे कोई बोलता है कि बेटा आपकी आंखें आपकी मदर के जैसी हैं, आपके हेयर्स जो हैं वो भी आपके मदर के जैसे हैं, आपका स्किन कलर जो है वो आपके फादर के जैसा है। तो बेटा ये लक्षण आए कहाँ से आपके अंदर? किससे कंपेयर कर रहे हैं सभी आपको? आपके जनक, आपके माता और पिता से। तो इसका मतलब जो लक्षण हमारे अंदर हमारे जनक, माता या पिता से आते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। और इस क्रिया को क्या आज बोला जाता है बच्चों? आनुवांशिकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, विभिन्नता। विभिन्नता क्या होती है बेटा? एक ही स्पीशीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। एक ही स्पीशीज यानी एक ही जाति में जब भी प्राणियों के बीच में लक्षण में अंतर आता है तो उसे कहते हैं विभिन्नता। तो बेटा आपके अंदर कुछ लक्षण पिताजी से आ गए हैं, कुछ माताजी से आ गए हैं, लेकिन क्या आप अपने माता और पिता की कार्बन कॉपी हैं? बिल्कुल सेम है उनकी तरह? नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लक्षण आते हैं और बाकी क्या आते हैं? अंतर। तो बेटा जब लक्षणों के बीच में अंतर आ जाते हैं तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है? विभिन्नता। विभिन्नता आपको किस में देखने को मिलेगी? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मनुष्य में होता है, जीव जंतुओं में होता है। बेटा लैंगिक जनन में माता और पिता, नर और मादा के मिलने से नई संतान का उत्पन्न होना और उसमें कई सारे लक्षणों में अंतर आना क्या कहलाता है? विभिन्नता। अच्छा बेटा एक बात बताइए, अगर आप अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी होते, बिल्कुल भी विभिन्नता ना होती, तो क्या कोई आपको पहचान सकता? नहीं। तो हमें अगर आने वाली नई पीढ़ियों में नई चीज़ें देखनी है, नए नए हमें अगर वैज्ञानिकों को नई नई खोज करनी है, तो उन्हें बेटा नए गुण भी तो चाहिए। तो इसीलिए विभिन्नता जातियों के लिए, आने वाली नई पीढ़ी की संरचना के लिए, उनके अध्ययन के लिए बेटा, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए विभिन्नता बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जीन के बारे में। जीन क्या है? जीन आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। तो बेटा जीन के बारे में अगर पूछा जाए आपसे, तो आप बताएंगे बुनियादी और कार्यात्मक। जैसे कोशिका थी ना बेटा, कोशिका सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की, शरीर कोशिकाओं से मिला है, लेकिन शरीर की बुनियाद और शरीर का कार्यात्मक और संरचनात्मक ढांचा कोशिका पर निर्भर करता है। जिस तरह से बेटा एक घर बनाने से पहले उसकी बुनियाद या नींव रखी जाती है, उसी प्रकार कोशिका हमारे शरीर की नींव है। और जीन की बात करें तो जीन हमारी आनुवांशिकता की बुनियाद है। जो भी गुण हमारे अंदर हमारे माता पिता से आते हैं बेटा,
वो हमें कौन बता रहा है? जीन, कि कितने जीन्स हमारे अंदर मदर से आए हैं और कितने फादर से आए हैं। ठीक है बेटा। जीन क्या करते हैं? जीन डीएनए की संरचना बनाते हैं। बेटा मनुष्य के अंदर जीन की 2 प्रतियां होती हैं और इन दोनों प्रतियों को किसके रूप में जाना जाता है? एलील। और ये कहाँ से आती हैं? माता और पिता से। और यही एलील विभिन्नता के लिए जिम्मेदार हैं। बेटा मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ किसी की लंबाई के बारे में, हाइट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो हाइट किसी की लंबी भी हो सकती है और किसी की छोटी, यानी वो बोना भी हो सकता है। तो बेटा जब हम लंबाई की बात करेंगे तो 2 प्रतियां, 2 गुण आ रहे हैं मेरे सामने, क्या? कि या तो वो टोल, बड़ा हो सकता है, लंबा, या फिर वो शॉर्ट, टी, बोना हो सकता है। तो बेटा एक ही गुण की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी? लंबाई। लेकिन एक ही गुण में जीन की 2 प्रतियां मिल गई हैं आपको बेटा, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो इन दोनों को क्या बोला जाएगा? एलील। क्या बोला जाता है इनको? एलील। आ गया समझ बच्चों सभी को? और इन्हीं से अब एक ही चीज, लंबाई में एक बड़ा टी आ रहा है, एक छोटा टी, यानी विभिन्नता आ गई ना। तो विभिन्नता आती किससे है? जीन के कारण ही आती है। जीन आते कहाँ से हैं बेटा? माता और पिता से। आइए आगे पढ़ते हैं अब हम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो बेटा अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं? जैसे कि मनुष्य है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं बेटा। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो नाभिक है उसमें गुणसूत्रों में आनुवांशिक सामग्री गुणसूत्रों में होती है। आखिर बेटा ये आनुवांशिक सामग्री किसके अंदर है? गुणसूत्रों में। गुणसूत्र क्या होते हैं? धागे जैसी रचनाएं। तो बेटा आपको यहाँ पर दिखाया है नाभिक के अंदर धागे जैसी रचनाएं हैं। इन धागे जैसी रचनाओं को क्या बोला जाता है? गुणसूत्र। ठीक है। ये गुणसूत्र बेटा क्या काम करते हैं? हमारे शरीर के अंदर धागे जैसी रचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। बेटा गुणसूत्रों को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोला जाता है। ये किस चीज के बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। आखिर काम क्या है गुणसूत्र का? माता पिता से जो लक्षण आ रहे हैं वो हमारे शरीर में क्या करेंगे? तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं बेटा, ये कोशिका विभाजन करते हैं, आनुवांशिकता, विभिन्नता, पूर्ण जनन में भी भूमिका निभाते हैं। तो बेटा जो गुणसूत्र होते हैं, धागे जैसी रचनाएं, ये जीव के अंदर कोशिका का विभाजन करेंगे। ये आनुवांशिकता यानी माता पिता के लक्षण को बच्चों तक पहुंचाएंगे। विभिन्नता, जो भी लक्षण है उनमें कुछ अंतर लाएंगे ताकि आने वाली नई पीढ़ी के बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर सकें। पुनर्जनन, और बेटा ये पुनर्जनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखेंगे हम डीएनए। बेटा डीएनए, जीन जो है वो डीएनए बनाते हैं। आखिर डीएनए है क्या? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। ये एक मनुष्य में वंशानुगत सामग्री है बेटा। ठीक है। सभी जीवों में हर एक व्यक्ति के शरीर में डीएनए होता है और डीएनए कोशिका नाभिक में परमाणु डीएनए में स्थित होता है। बेटा ये डीएनए में थोड़ी मात्रा में भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या पाया जाता है? डीएनए। ठीक है। अब गुणसूत्र की बात कर रहे थे बेटा, हर मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। कितने होते हैं बच्चों? 23 जोड़ा। एक जोड़े का मतलब है 2, तो 23 जोड़े का मतलब कितना हो गया? 46। यानी मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र हैं? 46। अब 46 जो गुणसूत्र हैं बेटा, 46 में से 23 गुणसूत्र जो हैं वो माता से और 23 गुणसूत्र बच्चे के अंदर पिता से। देखेंगे अब हम 46 हैं। 46 में से अगर मैं बात करूं 23 हैं हमारे जोड़े। 23 में से बेटा 22 + 1 का अगर मैं विभाजन करती हूँ तो 22 ऐसे होते हैं गुणसूत्र जो हमारे शरीर की रचना निर्भर करते हैं। हमारे शरीर में माता पिता से क्या बदलाव आएंगे वो सारा का सारा ये 22 गुणसूत्र निर्धारित करते हैं। ठीक है। और बेटा ये जो एक गुणसूत्र बचा है सॉरी,
ये लिंग निर्धारण का काम करता है कि जो आने वाली संतति है, संतान है, वह नर होगी या मादा। मतलब माता पिता से उत्पन्न होने वाली जो संतान है वह लड़का होगा या लड़की, ये कौन निर्धारित करेगा बेटा? ये एक गुणसूत्र। और उसके अंदर माता पिता से क्या क्या लक्षण आएंगे, शरीर की क्या क्या रचना होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? ये 22 गुणसूत्र करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं लक्षण के बारे में। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण एक जीव की एक विशेषता है बेटा। यह पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। तो लक्षण क्या होता है? यह हमारे ही शरीर की एक विशेषता है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है इसे? निर्धारित कौन करता है बेटा? इसे जीन या पर्यावरण दोनों ही निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। क्या मतलब है इसका? जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। इसका मतलब है बेटा, माता पिता से बच्चे के अंदर कुछ गुण आते हैं, लेकिन बच्चा सेम माता पिता के जैसा नहीं दिखता। कुछ शारीरिक डिजाइन और कुछ विभिन्नताएं आती हैं बच्चे में। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से जो जो नई विभिन्नताएं आएंगी उसको आपको चित्र 1 में दर्शाया गया है। कैसे बेटा? ये जनक है, ठीक है। अब जनक से उत्पन्न हुई संतति, ये संतान देखिए, ये रेड है यहाँ पर और ये ग्रीन है, दोनों में विभिन्नता आ गई, जबकि दोनों का पेरेंट जो है जनक जो है वो समान था। फिर बेटा इस दोनों को हमने जब क्रॉस कराया तो आपने देखा कि आगे भी विभिन्नता आई है। क्या विभिन्नता आई है? ये विभिन्नता दिख रही है आपको, ये दिख रहा है पिंक, और ये ग्रीन वालों में भी आपको विभिन्नता दिख रही होगी। क्या विभिन्नता दिख रही है बेटा? ये स्काई ब्लू कलर। तो इससे क्या पता चलता है कि जनक से आने वाली विभिन्नताएं पहली के बाद दूसरी पीढ़ी में दर पीढ़ी दर बढ़ती जाती हैं बेटा विभिन्नताएं। जबकि जनन कौन कर रहा है? एकल जीव। जनन कौन कर रहा था? एक ही जीव कर रहा था बेटा। अलैंगिक जनन बोलते हैं इसे। मान लिया एक जीवाणु ने जनन किया तो 2 जीवाणु उत्पन्न हुए, 2 से 4 उत्पन्न हुए, जिनमें अधिक समानताएं होंगी, बहुत ही कम अंतर होगा उनमें बेटा, जो डीएनए छोटी छोटी त्रुटियों के कारण आया होगा। लेकिन अगर वहां पर होता लैंगिक जनन तो क्या होती? विविधताएं अधिक होती। तो इससे क्या पता चलता है कि अलैंगिक जनन जिसके अंदर जनक एक ही होता है, या तो वो नर होगा या मादा, तो उस जनन में आने वाली संतति में विभिन्नताएं कम होती हैं। और बात करें बेटा लैंगिक जनन जो नर और मादा के मिलने से होता है, उस जनन में आने वाली संतति में विभिन्नताएं ज़्यादा होती हैं। आगे देखिए, क्या किसी स्पीशीज में विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? तो बेटा क्या कोई भी जाति सभी विभिन्नताओं के साथ एक ही टाइम तक जीवित रहती है? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। विविधता के आधार पर जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। बेटा अगर विविधता आई है, आपके अंदर कुछ लक्षण अलग हैं, अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले जीवों के अंदर कुछ अलग लक्षण आए हैं, तो वो उनको क्या करते हैं बेटा? उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। तो बेटा जो जीवाणु से 1 से बने 2, 2 से बने 4 अलग अलग लक्षण आ रहे हैं, तो बेटा उनमें कुछ स्पेशल क्वालिटी भी आएगी। अगर बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है तो उनके शरीर में उष्णता को सहन करने की शक्ति आ जाती है। तो विभिन्नता का क्या फ़ायदा है बेटा? कि विभिन्नता हर एक जीव में अलग अलग होती है और उसके शरीर पर, उसके डीएनए पर निर्भर करती है, और साथ ही बेटा पर्यावरण इसे निर्धारित करता है। ठीक है, अब आप देखते हैं ना कि जो पोलर बियर है वो कितनी ठंडी जगह पर रह लेता है, ऊंट जो है वो रेगिस्तान में रह लेता है। तो बेटा ये सारे विभिन्नता के कारण ही संभव हो चुके हैं, और साथ ही कुछ पर्यावरण का भी योगदान है। आइए अब इसका अभ्यास करते हैं हम।
निम्नलिखित की परिभाषा लिखें। आनुवांशिकता, तो बेटा आनुवांशिकता और विभिन्नता की डेफिनेशन आपको दी हुई है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे यहाँ से। आनुवांशिकता की परिभाषा लिख लेंगे बेटा यहाँ से, विभिन्नता की परिभाषा लिख लेंगे यहाँ से, ये आपका फर्स्ट आंसर रहेगा। फिर उन्होंने बोले बेटा गुणसूत्र, तो गुणसूत्र की परिभाषा आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। फोर्थ बोला है बेटा उन्होंने लक्षण, तो लक्षण की परिभाषा आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। लास्ट क्या बोला उन्होंने आपको बेटा जीन, तो जीन एक बुनियादी आनुवांशिकता की इकाई है, जीन की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लेंगे। मैंने आपको सारी डेफिनेशन बेटा अंडरलाइन करके दे दी हैं, आप फर्स्ट का आंसर कंप्लीट करेंगे यहाँ से। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बेटा। क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन? यदि एक लक्षण अलैंगिक जनन वाली प्रणाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है और दूसरा लक्षण 60% सदस्यों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ? तो बेटा ये तो सोचने की बात ही नहीं है, पढ़ते ही क्वेश्चन जवाब आ रहा है कि एक चीज़ आपको 60% 60% दिख रही है और एक 10%, यानी कि पहले कौन आया होगा? 60% वाला। तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे? 60%। पहले कौन सा लक्षण आया? 60%, तभी तो वो ज़्यादा दिख रहा है ना। 10% वाला अभी अभी आया होगा और ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा। तो बेटा आज की वर्कशीट में हमने नए चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? आनुवांशिकता क्या है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या है, विभिन्नता किसी जीव के लिए क्यों ज़रूरी है बेटा, विभिन्नता नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे अंदर जो विभिन्नता माता पिता से आती है वो किसके कारण आती है, बुनियादी इकाई कौन है, डीएनए क्या है। तो बेटा अच्छे से इस वर्कशीट की प्रैक्टिस करेंगे सभी बच्चे, नई टर्मिनोलॉजी नई परिभाषाओं को सीखने की और याद करने की कोशिश करेंगे। बेटा आज की वर्कशीट अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल के साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें बेटा, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू बेटा।